Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today we will discuss private sector participation in space sector. और ये टॉपिक आपका GS3 साइंस एंड टेक से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अभी तक जो रॉकेट लॉन्च किए जा रहे थे वो गवर्नमेंट फंडेड थे या इसरो से थे। अभी ये जो है एक प्राइवेट कंपनी है उसने लॉन्च किया है और रॉकेट का नाम है विक्रम एस रॉकेट। ठीक है, विक्रम एस रॉकेट के बारे में आपको तीन चीज़ें बेसिकली याद रखनी है। फर्स्ट तो इसका इंजन का नाम है वो आपका कलाम 80 है, तो ये नाम याद रखें। दूसरा इसका जो थ्रस्टर है वो 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे। और एक आपको ये मालूम है कि विक्रम एस जो है ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, प्राइवेट फर्म जो है उसने बनाया इसको। और इसके अलावा कोर स्ट्रक्चर इसकी कार्बन कंपोजिट से बनी हुई है। और थर्ड चीज़ मेनली ये है, इसको आप छोड़ भी दें तो ये चलेगा, सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल की लॉन्च व्हीकल है। बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछे भी गए चंद्रयान से रिलेटेड। आपका जो रोवर था और आपका जो लैंडर था उनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहले पूछा गया है, तो ऐसे भी फिर से ऐसे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका जो नाम था वो मिशन प्रारंभ के नाम से ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस मिशन है, तो ये बेसिक चीज़ आपको इसके बारे में मालूम होनी चाहिए। अब यदि बात करें कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए स्पेस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो सबसे पहले आप देखिए बजटरी एलोकेशन से बात करें कि गवर्नमेंट ने 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर जो था उसमें बजट एलोकेशन में 13,700 करोड़ मतलब 13,500 करोड़ के आसपास बजट एलोकेशन किया था साइंस टेक में आपका स्पेस इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा स्टार्टअप की बात करें तो 100 स्टार्टअप्स जो है रजिस्टर्ड है इसरो के साथ में, और 368 आपकी स्पेस टेक कंपनीज जो है इंडिया में 2021 की डेटा यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, तो वो ऑक्यूपाई करते हैं 5th पोजीशन ग्लोबली ऑक्यूपाई करती हैं स्टार्टअप की फील्ड में। और इसके अलावा पार्टिसिपेशन जो है प्राइवेट फर्म्स का वो भी अभी ओपन हो गया है स्पेस सेक्टर के लिए, और वो 2020 से स्टार्ट हुआ है कि 2020 से प्राइवेट कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है स्पेस सेक्टर में। इसके अलावा लॉन्च फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाया जा रहा है। श्रीहरिकोटा में भी नया लॉन्च पैड बनाया गया है जो थर्ड है, शायद इसरो का थर्ड लॉन्च पैड है, वहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा फंडिंग जो है, फंडिंग में भी जो स्पेस सेक्टर की जो स्टार्टअप जो है नियरली ट्रिपल हो गया है, 67 मिलियन 2021 के आसपास इतने डॉलर का अभी फंडिंग होने लग गया है, जो ट्रिपल है इसके पहले से। और ये आपकी स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग है, ये आपकी स्पेस सेक्टर के लिए बजट एलोकेशन है 13,500 100 स्टार्टअप्स का अमाउंट है। 368 आपका स्पेस टेक कंपनीज है इंडिया में 2021 में। इसके अलावा 2020 में आपका स्पेस प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पे अलाउ कर दिया गया। तो ये बेसिक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि क्या प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के बारे में चल रहा है स्पेस इंडस्ट्री में, ये बेसिक चीज़ें हैं। और इसके अलावा आगे देखिए कि नीड क्या है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की, तो वो देखिए कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यदि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन यदि हम इन्हेंस करते हैं तो जो पेनिट्रेशन है सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज में और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम सेगमेंट्स में वो बढ़ सकता है। इसके अलावा स्पेस इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी रैपिड स्पीड से बढ़ रही है। लगभग अभी 400 बिलियन के आसपास की जो ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री है वो उसके एस्टिमेट जो है 2040 तक 1 ट्रिलियन पहुंचने के हैं। और इंडियन स्पेस सेक्टर जो है वो प्रोजेक्टेड है कि 48% इसकी CAGR है, मतलब 8% का 48 का मतलब 50% ही लगाइए आप कि लगभग 50% के आसपास CAGR है इंडियन स्पेस सेक्टर का। और नेक्स्ट 5 ईयर में ये 50 बिलियन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 50 बिलियन नेक्स्ट 5 ईयर में ये इंडियन स्पेस सेक्टर जो है पहुंचने के यहाँ पे एस्टिमेट है। अभी की यदि बात करें तो 50 बिलियन तो 5 साल बाद में पहुंचेगा। अभी यहाँ पे डेटा इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि अभी सिर्फ ग्लोबल लेवल का स्पेस इकोनॉमी जो है 2% ही है। और इसके अलावा हाँ दूसरी चीज़ है कि इंडिया जो है ओनली 2% स्पेस इकोनॉमी का पार्टिसिपेट करता है कंपेयर टू US। और US जो है उसका रोल जो है 56% है ग्लोबली। इंडिया का 2% है ग्लोबल स्पेस आपका इंडस्ट्री में, और 56% आधे से भी ज़्यादा US डोमिनेट करता है। तो इसलिए इंडिया को यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने से बेनिफिट मिल सकता है। और इसके अलावा सप्लाई ड्रिवन मॉडल से अब डिमांड ड्रिवन मॉडल की ओर शिफ्ट हो रहा है इंडिया में भी स्पेस सेक्टर, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लें, चाहे वेदर डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अब डिमांड बढ़ने लगी है सैटेलाइट्स की। डेटा क्रिएशन की बात हो, चाहे डेटा ट्रैकिंग की बात हो, जनरेशन की बात हो, तो वहाँ पे सब जगह सैटेलाइट्स का यूज बढ़ गया है। तो पहले सप्लाई ड्रिवन से अब और जो मॉडल है वो डिमांड ड्रिवन मॉडल की ओर शिफ्ट होने लगा है। और भी नीड की बात करें तो और नीड क्या हो सकती है, R&D पे फोकस बढ़ेगा, तो वहाँ पे भी नीड होगी। R&D यदि हमें ज़्यादा चाहिएगा तो गवर्नमेंट भी ज़्यादा इंगेज करेगी सैटेलाइट्स को।
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो भी ज़्यादा यूज़ करेंगी सैटेलाइट्स का, तो वहाँ पे फिर R&D, नया R&D इन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में भी ज़रूरी होगा। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उसमें भी R&D की ज़रूरत होगी, तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने से वहाँ पे हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा सकता है, इफ़िशियंसी है और कम्पिटिटिवनेस है, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से बढ़ सकता है, ओवरऑल बेनिफिट हो सकता है इकॉनमी को, कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच में, और एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है मिलियंस लोगों को, काफ़ी लोगों को मिलता है, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट और एडवांसमेंट भी इंकरेज होती है इकॉनमी में। ये सारे हेल्प हो सकते हैं यदि प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट किया जाए, इसकी नीड इसीलिए है। अब और बात करें इसमें, तो रिसेंट में एक चीज़ न्यूज़ में रही, वो है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड जो श्रीहरिकोटा में बना था, और ये एक स्टार्टअप ने इसको लॉन्च किया था, और एग्जीक्यूशन जो था इसरो और इन स्पेस जो है इन दोनों के सपोर्ट से ये बनाया गया था। एक स्टार्टअप ने, उसका नाम था अग्निकुल, इसने इसको बनाया था श्रीहरिकोटा में। और कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि स्पेस सेक्टर में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, तो आपका एक तो पहला है इन स्पेस, जिसे बोलते हैं इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन का मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि यदि स्पेस सेक्टर में कोई वर्क होगा तो वहाँ प्रमोशन के लिए, मतलब नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए, या अदर जो प्राइवेट सेक्टर जो है उसके प्रमोशन के लिए वहाँ पे ये इन स्पेस जो बॉडी है ये काम करेगी। ये आपकी सिंगल विंडो नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी, जिसका काम है एड्रेस करना जरूरतों को प्राइवेट सेक्टर की इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स में। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी एक दूसरा PSU है जो आपका डिपार्टमेंट इसके जो स्पेस है उसके अंदर काम करता है, और ये इसरो की कमर्शियल आर्म है जो रेस्पॉन्सिबल है इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उनको हाई टेक स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ इनेबल करने में, और कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन जो है प्रोडक्ट का और सर्विसेज का उसको प्रोवाइड करने में। एक थर्ड आपकी बॉडी की बात करें, वो है आपका ISPA, जो है आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशन। लॉन्च तो ये 2021 में हुआ था, लेकिन ये मेनली आपका डील करता है, एक अपेक्स बॉडी है जो नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी के फॉर्म में काम करती है, एक्सक्लूसिवली सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशंस की फील्ड में, जहाँ पे कोलैबोरेशन हो प्राइवेट सेक्टर के साथ में या अदर कंट्रीज के साथ में कोलैबोरेशन की बात हो, वहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज जो है स्पेस इंडस्ट्री जो है साथ में आके काम कर सकती है। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन वहाँ पे वर्क करता है। इसके अलावा आप देखिए एक है आपका अंतरिक्ष है, इसका नाम एंट्रिक्स, ANTRIX, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसका काम है मार्केटिंग आर्म है ये, तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, ये मार्केटिंग आर्म है इसरो की, हैंडल करती है इसरो की कमर्शियल डील जो है सैटेलाइट्स में, लॉन्च व्हीकल्स के। यदि फॉरेन कस्टमर्स हैं, अदर कंट्रीज यदि सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहती हैं तो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में वो डील करते हैं। इसके अलावा एक सीड नाम से भी है, और सीड का मतलब है स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्राइज डेवलपमेंट, और ये काम करता है एज ए कम्पिटिटिव अर्ली स्टेज इंकरेजमेंट प्रोग्राम, जो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है और MSMEs को फोकस करता है। इसरो जिन चीज़ों में उनकी हेल्प लेना चाहता है, जैसे कि सैटेलाइट डेवलपमेंट है और कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो वहाँ पे जो इसरो को जब इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ पे स्टार्टअप वगैरह कोई चालू हो रहा है, MSE वगैरह, MSME वगैरह, MSME सेक्टर जो है वहाँ पे यदि प्रोडक्शन कर सकता है तो उसमें इसरो के लिए हेल्प के लिए सीड जो है वहाँ पे एज ए अर्ली स्टेज इंकरेजमेंट प्रोग्राम की तरह वर्क करता है। इसके अलावा और बात करें इसमें आगे कि चैलेंजेस क्या क्या है प्राइवेट सेक्टर के स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस की फील्ड में काम करने में, तो वो है कि रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है, मल्टीप्लिसिटी है, और ये आपको अच्छे से मालूम होगा। मल्टीप्लिसिटी किस चीज़ में हो सकती है, चाहे प्रोसीजरल एम्बिगिटी की बात कर लो वहाँ पे, चाहे आपका अप्रूवल्स में काफ़ी सारी चीज़ें चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं कंपनीज़ को, तो वहाँ पे ये चैलेंज देखने को मिलता है, और ये हर सेक्टर में मिलता है, तो ये तो एक आपका कॉमन पॉइंट हो गया। इसके अलावा कैपिटल इंटेंसिव नेचर है, तो कंपनीज जो है वो काफ़ी फूक फूक के पाँव रखती हैं इस फील्ड में, क्योंकि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। आपके जो प्रोजेक्ट है 10 साल 20 साल, इससे काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो होते हैं, तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव नेचर भी ज़्यादा रोल प्ले करती है ऐसे लंबे पीरियड के प्रोजेक्ट्स में। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए ये चैलेंज बना हुआ है, गवर्नमेंट फंडिंग हो या फिर कंपनीज को अलाउ किया जाए FDI के लिए 100%, क्योंकि अभी स्पेस में FDI अलाउ है, और वो उसको अभी रिसेंटली ही अलाउ किया गया है, कुछ साल पहले ही। तो ये भी आप देख लें कब किया गया है, और फुली है या गवर्नमेंट रूट के थ्रू फुली है, वो देख लें एक बार। इसके अलावा इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की एब्सेंस है, हालांकि इसरो जो है क्योंकि रेगुलेटर और ऑपरेटर दोनों की तरह काम करता है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। यदि इसरो के साथ में कोई प्राइवेट कंपनी जो है काम करेगी तो रेगुलेट भी इसरो करेगा, इसके अलावा में ऑपरेट भी इसरो करेगा, तो यदि जो प्राइवेट कंपनी है उसकी जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो सकते हैं इसरो की वजह से।
ठीक है। और यहाँ पे इन स्पेस भी काम करता है इंडिपेंडेंट एजेंसी के अंदर, लेकिन इन स्पेस फिर से आपको मालूम होना चाहिए, इन स्पेस वर्क तो करता है प्रमोट करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन इन स्पेस भी तो आपके इसरो के अंदर आता है, तो यहाँ पे भी आपके चैलेंजेस जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ट्राई की लाइन पे ट्राई के बेसिस पे एक अलग से यहाँ पे बॉडी होना, इंडिपेंडेंट बॉडी की जरूरत यहाँ पे महसूस होती है, तो होना चाहिए। इसके अलावा पोलराइजेशन जो है मार्केट का वो हो सकता है, बिकॉज यदि प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां एक ग्रुप बना सकती हैं और गवर्नमेंट इसरो जो है वो अलग ग्रुप में रह सकता है, तो ऐसे पोलराइजेशन जैसी कंडीशन आप देखने को मिल सकती है। स्पेस डिब्री जो है ये भी काफ़ी बढ़ गया है, लगभग अभी तो 23,000 पीसीज जो है और 10 सेंटीमीटर से बड़े ये एस्टिमेट किए गए हैं, और 5 लाख से ज़्यादा पीसीज जो है स्मॉल जंक है जो अर्थ की सर्कल कर रहे हैं। तो लगभग ये डेटा आप जरूर याद रखें, 23,000 के आसपास इतने और साइज याद रखें, तो आपका आंसर जो है थोड़ा इफेक्टिव बन सकता है। क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन जब आता है, जैसे जेम्स वेब का क्वेश्चन आया था, तो जेम्स वेब में आपको उस टाइम पे जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उनको एग्जैक्ट पॉइंट वहाँ पे याद नहीं आए होंगे, क्योंकि उन्होंने उसको इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया होगा कि पर्टिकुलर किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर या किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्या, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जेम्स वेब जैसी चीज़ों के ऊपर, जैसे S400 है उसके ऊपर क्वेश्चन पुट किया था यूपीएससी ने पहले मेंस में, तो वहाँ पे आप तुरंत से पॉइंट को रिकॉल करना टफ हो जाता है। तो वहाँ पे यदि ऐसे आपके यूनिवर्सल पॉइंट आप तैयार रखें ना, जैसे कैसलर सिंड्रोम है, कैसलर सिंड्रोम है उसके बारे में, और आपका ये जो है कैसलर सिंड्रोम आपका यही है डिब्री का, कोलिजन बढ़ जाएगा, कास्केडिंग इफेक्ट है, तो ऐसी चीज़ आपको मालूम होगी ना, तो वो आप वहाँ पे कैसे न कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट एंटिटीज़ की लाइबिलिटी का इशू भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और स्ट्रेटजिक जो कंसर्न्स हैं जैसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ये बाहर की कंपनीज को प्रोवाइड हो सकती है, और क्रिटिकल एसेट्स जो है उनका कंट्रोल है वो हॉस्टाइल एक्टर्स को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं प्राइवेट सेक्टर के फील्ड में कि प्राइवेट सेक्टर उनके साथ जो सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो ऐसी स्ट्रेटजिक कंसर्न्स जो है वो भी बनी हुई है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोशन के फील्ड में ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। वे फॉरवर्ड आप क्या लिखेंगे, वे फॉरवर्ड में यही चीज़ें होंगी कि रेगुलेटरी क्लियरिटी यदि होगी तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आपका बूस्ट हो सकता है, बढ़ सकता है। नई स्पेस पॉलिसी की जरूरत है, और नई स्पेस पॉलिसी उसी बेस्ड होनी चाहिए जैसा आपका टेलीकॉम, आपका इंश्योरेंस, आपका सिविल एविएशन को जैसे डीरेगुलेट किया गया, आज वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अच्छे से वहाँ पे वर्क कर रहा है। इस तरह से स्पेस में भी आपको स्पेस पॉलिसी आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज़ बिल 2017 में जो आया था उसका एम भी था रेगुलेट करना, प्रमोट करना प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंडियन स्पेस में, लेकिन वहाँ पे फिर से मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। तो ये आप यदि याद रख सकें, ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज़ बिल 2017, तो ठीक रहेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की भी बात होती है, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको काफ़ी डर रहता है कि उनका जो आईपी, उनके जो है आईपीआर जो है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। इसके अलावा तो उनको ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रमोट कर सकते हैं सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग को, और इसके अलावा हैंड होल्ड कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि इसरो जो है वो इनेबलर के फॉर्म में वर्क कर सकता है, एक्ट कर सकता है, ताकि R&D को बूस्ट किया जा सके। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की फील्ड हो, चाहे कोलैबोरेशन की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने की बात हो, यदि इसरो प्राइवेट सेक्टर के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर काम करेगा तो इंडस्ट्री, स्पेस इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सकती है, बूस्ट कर सकती है, और हमारा जो टारगेट है 50 बिलियन का वो ईजिली अचीव हो सकता है। तो ये टॉपिक आप ऐसे पॉइंट को तैयार कर लें, यदि स्पेस के टेक्नोलॉजी के ऊपर फिर से कोई क्वेश्चन पुट होता है मेंस में, तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है आपका जेम्स आर्टेमिस 1 है। इसके बाद हम जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत पॉइंट वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन पहले पूछा गया है और वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुए हैं तो उनको वहाँ पे डिस्कस करेंगे।